नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 37वां भाग। आज की कथा चित्र का नाम है प्रकृति का प्रतिशोध। यहीं कारवाड़ के समुद्र के किनारे मैंने प्रकृति का प्रतिशोध नामक नाट्य काव्य लिखा था। इस काव्य के नायक सन्यासी ने पूरी तरह से प्रेम के बंधन और मोह बंधन को तोड़कर प्रकृति को जीतकर बहुत शुद्ध होकर ईश्वर को पाना चाहा था। लेकिन आखिर में एक बालिका उन्हें अपने प्रेम के बंधन में बांधकर ईश्वर के ध्यान से निकालकर संसार में लौटा लाई। सन्यासी जब लौट आए तो उन्होंने देखा कि तुच्छ को लेकर ही विशाल है, सीमा को लेकर ही असीम है, प्रेम को लेकर ही मुक्ति है। प्रेम की रोशनी पाने के बाद जहाँ भी कहीं नजर डालते हैं वहीं देखते हैं कि हद के अंदर भी हद नहीं है। असल में कुदरत की खूबसूरती केवल मेरे ही मन की मोहताज नहीं, उससे सीमाहीनता की खुशी ही जाहिर हो रही है और इसीलिए खूबसूरती के सामने हम खुद को भूल जाते हैं। इस बात को ठीक से समझने की ही जगह था वो कारवाड़ का समुद्री किनारा। कुदरत के वाह्य रूप में जहाँ नियमों की भूल भुलैया में सीमाहीनता अपने को जाहिर कर रही है, वहाँ नियमों की उस जकड़ में हम सीमाहीनता को भले ही ना देख पाते हों, लेकिन जहाँ खूबसूरती और प्यार के संग साथ से मन बहुत सरलता से तुच्छता में भी उस कण की छुअन पा लेता है, वहाँ साफ एहसास के आगे कोई दलील भला कैसे टिक सकती है। इसी मन के रास्ते से कुदरत सन्यासी को अपने सीमा रूपी सिंहासन के राजा असीम के खास दरबार में ले गई थी। प्रकृति का प्रतिशोध में एक ओर तो हैं रास्ते के लोग और गांव के स्त्री पुरुष जो अपनी घर गड़ंत रोजमर्रा की गरीबी की हालत में बेसुध दिन काट रहे हैं, और दूसरी ओर हैं सन्यासी जो अपने एक घर गड़ंत सीमाहीनता में किसी कदर अपने को और सब कुछ को मिटा देने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार के पुल के कारण दोनों ओर का जब फर्क मिट गया और गृहस्थ के साथ सन्यासी का जब मिलन हो गया, तभी सीमा और असीम दोनों के एक साथ मिल जाने से सीमा का झूठा खोखलापन और असीम का झूठा खालीपन दूर हो गया। अपनी शुरू की जिंदगी में एक दिन जैसे मैं अपने अंदर की अनजान अंधेरी गुफा में दाखिल होकर बाहर के सहज कुदरती हक को खो बैठा था, वैसे ही आखिर एक दिन उस बाहर के ही एक मोहक उजाले ने मेरे मन में आकर मुझे कुदरत के साथ पूरी तौर पर मिला दिया। और तब इस प्रकृति के प्रतिशोध में भी उस इतिहास को थोड़े कुछ अलग ढंग से लिखना पड़ा। बात की मेरी सारी काव्य रचनाओं की ये भी एक भूमिका है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी काव्य रचना का सिर्फ यही एक खुशी का मौका है। इस मौके का नाम दिया जा सकता है सीमा में ही असीम के साथ मिलन का पर्व। इसी बात को मैंने अपनी बाकी की जिंदगी की एक कविता में जाहिर किया है, वैराग्य साधने मुक्ति से अमार नए। तब आलोचना के नाम से मैंने जो छोटे छोटे लेख लिखे थे, उनमें शुरू से ही प्रकृति का प्रतिशोध के अंदर के भावों का भीतरी तौर पर खुलासा करने की कोशिश की थी। उनमें इसी विषय पर विचार किया गया है कि सीमा सीमाबद्ध नहीं, वो अथाह गंभीरता को एक कनी में समो कर दिखा रही है। बारीकी की दृष्टि से उस खुलासे की कोई कीमत है या नहीं, और काव्य की दृष्टि से प्रकृति का प्रतिशोध की क्या जगह है, मैं नहीं जानता। लेकिन आज ये साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक ही भावधारा ने अनजाने रूप से कई सूरतों में आज तक मेरी सारी रचनाओं पर हक जमा रखा है। कारवार से वापस आते हुए जहाज पर मैंने प्रकृति का प्रतिशोध के कई गीत लिखे थे। बड़ी खुशी के साथ मैंने उनका पहला गीत जहाज के डेक पर बैठकर गाते गाते लिखा था। है दे गो नंदरानी आमादेर श्याम के छेड़े दाओ, आमरा राखाल बालक गोष्ठे जाबो, आमादेर श्याम के दिए दाओ। सवेरे का सूरज उगाया है, फूल खिले हुए हैं, ग्वाल बाल मैदान जा रहे हैं। उस सूरज को, उस फूल खिलने को,
उस मैदान की सैर को वो सूना नहीं रखना चाहते। वहीं वे श्याम के साथ मिल जाना चाहते हैं। वहीं वे असीम का सजा धजा रूप देखना चाहते हैं। वहीं खेत मैदान में, जंगल पहाड़ों में असीम के साथ खुशी के खेल में शामिल होने के लिए ही तो वे घर से निकल पड़े हैं। दूर नहीं, कीमती पहनावे में नहीं, उसका सामान बहुत ही मामूली है। पीली धोती और जंगली फूल का हार ही उसके लिए सब कुछ है। कारण है कि सब कहीं जिसमें खुशी है उसे किसी बड़ी जगह में ढूंढा जाए तो उसके लिए दिखावा करना पड़ता है और उससे असल लक्ष्य को ही खो देना पड़ता है। कारवार से वापस आने के कुछ ही दिन बाद संवत 1940 के अगहन में मेरा विवाह हो गया। तब मेरी उम्र थी 22 साल। दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 37वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।